हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में जो अरिहंत का एनसीईआरटी एमसीक्यू है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन से, ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक का ओल्ड और न्यू दोनों ही बुक का कम्बिनेशन है। तो इसमें आज जो फर्स्ट चैप्टर है संवैधानिक विकास, इसका जो नोट्स है बुक है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। फर्स्ट चैप्टर का नोट्स आप उसे अगर नहीं पढ़े हैं तो जा कर के पढ़ें। अब उसी चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे, और एमसीक्यू करने से पहले मैं बता दूं कि पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेंगे। जो भी फर्स्ट चैप्टर में नोट्स जो दिया है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, कुछ टाइम्स में जल्दी हो जाएगा। और इस रिवीजन के बाद एमसीक्यू करेंगे, जिससे ज़्यादा पकड़ बन पाएगी क्वेश्चन आंसर करने में। ओके, तो पहले रिवीजन कर लेते हैं। संवैधानिक विकास के दो पहलू, दो तरह से इसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। फर्स्ट, संविधान का विकास, और दूसरा क्राउन के शासन के तहत संवैधान। ये कंपनी के तहत होता है। दो पार्ट में हम इस तरह से पढ़ेंगे कि कंपनी का शासन, जैसे कि 1773 से लेकर के 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है 1773 से लेकर के 1858 तक ये कंपनी शासन करती है। और कंपनी शासन करती है तो इसी के तहत हमारे देश का संविधान का विकास होता है। और 1858 में जब क्राउन अपने हाथ में शासन ले लेती है तो इस टाइम से लेकर के हमें हमारे देश की आज़ादी तक 1947 तक जो संविधान का विकास होता है वो क्राउन के तहत होता है, क्राउन के शासन के तहत होता है। तो यहाँ तक ठीक है, आगे समझते हैं। तो 1773 स्टार्ट कहाँ से होता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमारे देश के संविधान का विकास का प्रारंभ हो जाता है। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए, उसके बारे में फिर रिवीजन कर लेते हैं। तो कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो किस लिए? तो कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए। सेकेंड है, बंगाल के गवर्नर, मद्रास और बॉम्बे की तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही किया गया था। और इसके जो एलिजा इम्पे हैं वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। सेटलमेंट अधिनियम आता है 1781 में। इसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। सेटलमेंट अधिनियम जो 1781 में लाया गया वो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध शिकायतों को दूर करने के लिए अदालतों की एक नई प्रणाली की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। इसके तहत क्या किया गया? तो कंपनी के मामलों को मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने के लिए निदेशक मंडल पर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। किस बोर्ड की स्थापना की गई? नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम आता है 1793। इसमें है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। नियंत्रण बोर्ड और उनके कर्मचारियों को जो वेतन दिए जाते हैं उसका भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाता था। लिखित कानूनों और विनियमों द्वारा सरकार की नींव रखी गई। तो ये सब क्या कब किया गया? 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक जो एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया गया। भारत में पश्चिमी शिक्षा और ईसाई मिशनरियों के प्रसार के लिए प्रावधान किया गया। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछे गए हैं कि भारत में पश्चिमी शिक्षा और ईसाई मिशनरियों के प्रसार का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार 20 वर्षों तक जारी रखने की अनुमति दे दी गई।
व्यापार पर एक अधिकार तो समाप्त कर दिया, लेकिन चीन के साथ जो चाय का व्यापार था इसे भी अभी 20 वर्षों तक जारी ही रखने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1833 ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम चरण था। ये बंगाल के गवर्नर जनरल को सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियों के साथ भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए, ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण करने की दिशा की अंतिम चरण थी, और जो बंगाल के अब तक बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाते थे, अब उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये सैन्य नागरिक एवं सैन्य शक्तियों के साथ सुसज्जित हुए, और ये सब किया गया कब? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1853। तो इसके तहत भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो चार्टर अधिनियम 1853 के तहत केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। विधि सदस्य को कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। विधि सदस्य को कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858। अब यहाँ से क्राउन का शासन प्रारंभ होता है। भारत सरकार अधिनियम 1858 देखते हैं इसके तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। तो सरकार, क्षेत्र एवं राजस्व को कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। सरकार, क्षेत्र एवं राजस्व को कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। कंपनी के शासन का अंत तथा शासन की दोहरी प्रणाली समाप्त हो गई। कंपनी, जिसे मैंने पहले ही बताया कि 1773 से लेकर के 1858 तक एक कंपनी के द्वारा शासन किए जा रहे थे। तो कंपनी के शासन का अब अंत हो गया तथा शासन की जो दोहरी प्रणाली थी ये भी समाप्त हो गए। भारत पर शासन के लिए राज्य सचिव का कार्यालय गठित किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसके तहत मॉर्ले मिंटो सुधार, इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान दोनों के आकार में इस अधिनियम के तहत वृद्धि की गई। केंद्रीय और प्रांत दोनों में। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। और ये किस एक्ट के तहत? भारतीय परिषद अधिनियम के 1909 के टाइम ही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। अगस्त 1917 भारत में स्वशासन संस्थाओं के प्रशासन और विकास में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। किसमें? अगस्त घोषणा 1917 में। अब आता है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, जिसमें विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। कौन कौन थे वो? हस्तांतरित और आरक्षित। भारत सरकार अधिनियम 1935। अब है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो प्रांतों एवं रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। क्वेश्चन यहाँ से ये बनते हैं कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संघ की स्थापना की गई। केंद्र एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा संघीय, प्रांतीय एवं समवर्ती सूची प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। क्रिप्स मिशन 1942। तो विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस के दर्जा का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन आया हुआ था भारत में 1942 में, और इसने ये प्रस्ताव रखा कि विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होगा तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकृत कर दिया। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन 1946।
इसके तहत देखते हैं क्या हुआ था। तो 389 सदस्यों वाली संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा की स्थापना की गई थी और इसमें भारतीय संघ में भारतीय राज्य एवं ब्रिटिश प्रांत को शामिल होने का प्रावधान किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब आ गई आज़ादी की बात। तो भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और इस अधिनियम के तहत भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो समाप्त हो गया और भारत का जो विभाजन भारत और पाकिस्तान में हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का समांकन के लिए एक सीमा आयोग का प्रावधान किया गया। चलिए ये था क्विक रिवीजन। आपने थोड़े से पॉइंट में ही इन सब का रिवीजन कर लिया। आप इसे बार बार रिवीजन करें। अब देखते हैं एमसीक्यू करते हैं। जी हाँ, अब एमसीक्यू करते हैं, राइट। ओके। 1773 के नियामक अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1773 के नियामक अधिनियम है, कह रहा है कि इसके संबंध में विचार करना है। फर्स्ट में दिया है इसके अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार की स्थापना की गई। जी हाँ, 1773 के नियामक अधिनियम के संबंध में जो भी है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई तो की गई थी। इस सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का संयुक्त उपयोग करते थे। इसने ब्रिटिश ताज को बम्बई में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना के लिए अधिकृत किया जिसका क्षेत्र बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक विस्तृत था। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद पर कई अंकुश लगाए। तो ये भी सही है, ये गलत है, ये सही है। ये क्यों गलत है? तो ये जो है इसने ब्रिटिश ताज को बम्बई में नहीं कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना के लिए अधिकृत किया था और इस क्षेत्र के अंतर्गत ही बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा आता था। तो इसका ये पूछ रहा है कि कितने कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है तो केवल एक सही नहीं है जो कि यहाँ पर ये है ब्रिटिश बम्बई नहीं होगा, यहाँ पे कोलकाता होना चाहिए। कोलकाता होता तो सही हो जाता। सॉरी, क्या हो गया, सॉरी। इसका हम एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, इसे देखते हैं। तो 1773 के नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में केवल एक कथन सही नहीं है क्योंकि इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ताज को बम्बई में नहीं बल्कि कलकत्ता, जैसे कि मैंने बताया अभी, कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना के लिए अधिकृत किया था। रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर एवं जॉन हाइडन 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। इस न्यायालय का कार्य क्षेत्र बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक विस्तृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो गवर्नर जनरल की परिषद को विधायिका के रूप में कार्य करती थी जो 5 नए सदस्यों को शामिल किया। ये कह रहा है कि गवर्नर की जो परिषद थी जो विधायिका के रूप में कार्य करती थी इसमें 5 नए सदस्यों को शामिल किया गया। इस चार्टर एक्ट का उद्देश्य विधायिका को सशक्त बनाना था, इसलिए गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यों को विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों में विभाजित कर दिया गया। तो ये जो है ये पूछ रहा है कि सही नहीं है। और ये बताइए, ये जो है विधायी प्रशासनिक कार्यों में विभाजित कर दिया गया था तो ये 1853 के तहत नहीं हुआ, इसलिए ये गलत है। सही नहीं, ये सही है और ये गलत है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। देखते हैं इसका। चार्टर एक्ट 1853 के संदर्भ में कथन एक जो है सही नहीं है क्योंकि गवर्नर जनरल की परिषद जो विधायिका के रूप में कार्य करती थी 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया, न कि 5 सदस्यों को। इसमें कितने शामिल किए गए? 6 सदस्य। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अधिनियम 1833 का चार्टर अधिनियम के विधि निर्माण की शक्ति सब परिषद गवर्नर जनरल
से सन्निहित। 1853 का चार्टर अधिनियम, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई। 1858 का अधिनियम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। देखते हैं इसमें कितने का सही है, तो सभी चारों कथन इसमें सही है। 1833 के चार्टर के द्वारा विधि निर्माण की शक्ति जो है सब परिषद गवर्नर जनरल से सन्निहित थी। 1853 में जो गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई। 1858 की अगर बात करें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। 1861 का भारतीय अधिनियम में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो इसमें सभी कथन सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए विधि निर्माण का एकाधिकार सब परिषद गवर्नर जनरल में सन्निहित कर दिया गया। परिषद के सदस्यों की संख्या 4 रखी गई थी। कितने रखी गई थी? 4, जिसमें एक विधि सदस्य होता था। 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद में जो वह विधायिका के रूप में कार्य करती थी में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई। इन 6 नए सदस्यों में मद्रास, बम्बई, बंगाल तथा पश्चिमोत्तर प्रांतों में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि और एक मुख्य न्यायाधीश एवं एक कनिष्ठ न्यायाधीश होते थे। 1858 के अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा उनके अधिकार को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को दे दिया गया। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को आपात स्थिति में परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये इसका एक्सप्लेनेशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि की गई, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया। इस अधिनियम में उपबंध किया गया कि भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक प्रस्ताव पर सब परिषद भारत सचिव के माध्यम से महारानी की स्वीकृति आवश्यक थी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? सही कथन बताना है, तो इसमें दोनों ही कथन सही है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में दोनों कथन सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि की गई। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया था। भारतीय विधान मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव पर सब परिषद भारत सचिव के माध्यम से महारानी की स्वीकृति को इस अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन व कारण को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कथन 1 में दिया गया है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में पहली बार विधान परिषदों में वित्तीय विषयों पर प्रश्न पूछने के लिए नियम बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। कारण है, गवर्नर जनरल द्वारा प्रश्न पूछने के संदर्भ में बनाए गए नियमों पर भारत सचिव की परिषद की सहमति अनिवार्य थी। इसका दोनों कथन सही है, बट व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों कथन सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है, तो इसका आंसर बी हो गया। ए और बी दोनों सही है, परंतु आर जो है
ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पहली बार विधान परिषदों में वित्तीय विषयों पर प्रश्न पूछने के संदर्भ में नियम बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया, किंतु निगमों पर सब परिषद भारत सचिव की सहमति अनिवार्य थी। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार को 8 से 20 नए सदस्य जोड़े गए, जिनमें 40% सदस्य जो थे गैर सरकारी थे। सिक्स नंबर क्वेश्चन, निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन ए में है, भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहा गया, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बाद की प्रगति का संकेत था। आर में दिया है, 1909 के अधिनियम ने देश में विधायी संस्थाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए भारतीय मांगों को पूर्ण किया। तो इसका ए सही है, ए और बी दोनों कथन सही हैं एवं आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। इसका व्याख्या देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई, जिसमें केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों का विधि निर्माण तथा प्रशासन में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार 1909 का अधिनियम जो है 1892 के परिषद अधिनियम के पश्चात विधायी संस्थाओं को प्रगति का दृष्टिकोण था, जिसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय शक्तियों का विस्तार करते हुए सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की भी शक्ति दी गई थी। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में विचार कीजिए। तो 1919 फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट, 1919 के अधिनियम द्वारा प्रशासन के केंद्र व प्रांतों में विभाजन में गवर्नर जनरल की शक्तियों को कमजोर बना दिया गया, क्योंकि अब प्रांतों में प्रांतीय गवर्नर की भूमिका सर्वोपरि हो गई। अधिनियम द्वारा अपनाई गई द्वैध तंत्र व्यवस्था प्रशासन की सर्वोत्तम व्यवस्था थी। ऑप्शन डी, ये पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो ये दोनों ही कथन सही है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में दोनों कथन सही नहीं है। अधिनियम द्वारा यद्यपि प्रांतीय गवर्नरों को प्रांतों में शक्ति का विस्तार दिया गया, किंतु प्रांतों को दिए गए हस्तांतरित विषयों पर भी गवर्नर मंत्रियों द्वारा नियंत्रण रखता था। सुधार जांच समिति की अल्पसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार द्वैध तंत्र प्रारंभिक 3 वर्षों तक ठीक से चला, किंतु 1924 के पश्चात यह प्रशासनिक अक्षमता का शिकार हो गया। प्रांतीय विषयों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों का विभाजन अतार्किक था। कृषि जहां हस्तांतरित विषय था, वहीं सिंचाई की बात करें तो वह कृषि का ही अंग थी जो आरक्षित वर्ग में आती थी। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया? तो इसके तहत द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन किया गया। 1919 का जो अधिनियम आता है, इसे प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदन स्टार्ट किया गया था। व्याख्या देखते हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, जिसमें प्रथम सदन राज्य परिषद
तथा दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा थी। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, जिनमें से 33 का निर्वाचन होता था तथा 27 सदस्य मनोनीत होते थे। केंद्रीय विधानसभा में कुल 145 सदस्य होते थे, जिनमें से 104 सदस्य निर्वाचित तथा 41 सदस्य मनोनीत होते थे। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था। बजट को 2 भागों में बांटा जाता था, पहला जिस पर सदस्य मतदान कर सकते थे तथा दूसरा जिस पर सदस्य मतदान नहीं कर सकते थे। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सदस्य कुल खर्च के 2/3 पर मतदान कर सकते हैं, जबकि 1/3 भाग पर वे मतदान नहीं कर सकते थे। प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि बनाने का अधिकार था, किंतु ये अधिकार गवर्नरों के अधिकार के कारण सीमित हो गए थे। इसका ऑप्शन है सी। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि 1919 के भारतीय शासन अधिनियम केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य द्वारा कुल खर्च के केवल 1/3 भाग पर ही मतदान कर सकते थे। शेष 2/3 भाग पर उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस अधिनियम के मतदान के आधार पर बजट को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला भाग है जिस पर विधानमंडल के मतदान कर सकते थे तथा दूसरा भाग वह था जिस पर वह मतदान नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त जिन विषयों पर उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त था, उन विषयों पर भी गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्राप्त था। सदस्यों द्वारा अस्वीकृत किए गए विषयों को अपने कर्तव्य पालन के आधार पर पुनर्जीवित कर सके। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में विचार कीजिए। इसने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का विस्तार किया। इस अधिनियम में 6 प्रांतों में 1 सदनीय विधानमंडल और 5 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में दोनों कथन सही नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा 1919 के अधिनियम में शुरू की गई शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने की सलाह दी गई थी। यद्यपि कुछ असाधारण मामलों में गवर्नर जनरल को विवेकाधीन शक्तियां दी गई, किंतु इस अधिनियम द्वारा राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति का विस्तार नहीं किया गया। इस अधिनियम द्वारा 6 प्रांतों में द्विसदनीय तथा 5 प्रांतों में 1 सदस्य विधायिका का प्रावधान किया गया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किससे उल्लिखित अधिनियम था? पार्लियामेंट्री सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत के अधिनियम में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का भारत संविधान में केंद्र राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, जिसे भारत के संविधान ने अपनाया था। इस अधिनियम में शासकीय कार्यों को 3 सूचियों के सूचीबद्ध
सूची में 36 विषय थे। संघीय सूची में केंद्र सरकार को तथा प्रांतीय सूची में प्रांतीय सरकार को अनन्य क्षेत्राधिकार दिया गया था। समवर्ती सूची पर केंद्र तथा प्रांतों को कानून बनाने का समान अधिकार था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अशेष शक्तियाँ किसको है? 1935 के अधिनियम द्वारा भारतीय संघ के अशेष शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा द्वैत शासन की स्थापना कर संघीय विषयों को संरक्षित तथा हस्तांतरित में वर्गीकृत किया गया था। संरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल को स्व विवेक पर आधारित शक्तियाँ प्राप्त थी। हस्तांतरित विषयों पर मंत्रिपरिषद को नियंत्रण प्राप्त था। मंत्रिपरिषद संघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थीं। इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली का प्रस्ताव दिया गया था। इस अधिनियम ने शासकीय कार्यों को 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभक्त किया गया। संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 58 थी। संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 58 थी। इसमें ऑप्शन कौन कौन सही है आप लोग करें। चलिए बताते हैं। ऑप्शन सी, इसमें केवल 3 जो कथन है, 4 कथन दिए हुए जिसमें से 3 कथन सही है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में केवल 3 कथन अर्थात 1, 2 और 3 सही है। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में अंतिम तथा सबसे विस्तृत दस्तावेज था। इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। संघ की 2 इकाइयाँ थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें। इसके तहत प्रांतों में भारतीय शासन अधिनियम 1935 की संघ में 59 राज्य सूची, 54 समवर्ती सूची तथा 36 विषय जो थे समवर्ती सूची में शामिल थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में दोनों कथन सही नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा 1919 के अधिनियम में शुरू की गई द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल को विवेकाधीन शक्तियां दी गई, किंतु इन अधिनियम द्वारा राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति का विस्तार नहीं किया गया। इस अधिनियम द्वारा 6 प्रांतों में द्विसदनीय तथा 5 प्रांतों में 1 सदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित अधिनियम पर आधारित है? भारत के संविधान मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें कौन सा सही है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है सही है, बाकी सभी गलत। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, जिसे भारत के अधिनियम ने अपनाया।
इस अधिनियम में शासकीय कार्यों को 3 सूचियों में सूचीबद्ध किया गया। संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। संघीय सूची में केंद्र सरकार को, प्रांतीय सूची में प्रांतीय सरकार को बनाने का समान अधिकार था। और 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अशेष शक्तियां किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। 1935 इसका आंसर हो जाएगा 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा वैध शासन की स्थापना का संघीय विषयों को संरक्षित तथा हस्तांतरित में वर्गीकृत किया गया था। संरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल का मंत्रिपरिषद को नियंत्रण प्राप्त था। मंत्रिपरिषद संघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी। इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली का प्रस्ताव दिया गया था। इस अधिनियम ने शासकीय कार्यों को 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषयों की संख्या 58 थी। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी। इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली का प्रस्ताव दिया गया था। इस अधिनियम ने शासकीय कार्यों को 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभक्त किया गया था। संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 58 थी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में केवल 3 कथन अर्थात 1, 2, 3 दिए गए हैं। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भारत के तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में अंतिम तथा सबसे विस्तृत दस्तावेज था। इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। संघ की 2 इकाइयां ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें। इसके तहत प्रांतों में स्थापित द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई तथा इसके साथ ही केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया था। कथन 4 सही नहीं है, क्योंकि भारतीय शासन अधिनियम 1935 की संघ सूची में 59, राज्य सूची में 54 तथा समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बन सकता था जब तक कि वह ऑप्शन है दोनों सदनों द्वारा पारित न हो, दोनों सदन द्वारा पारित तथा गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत न हो, दोनों सदनों द्वारा पारित तथा ताज द्वारा स्वीकृत न हो, दोनों सदनों द्वारा पारित तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत न हो। इसका आंसर हो जाएगा दोनों सदनों द्वारा पारित तथा गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत न हो। व्याख्या इसका है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कोई भी विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बन सकता था जब तक वह दोनों सदनों द्वारा पारित तथा गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत न हो। किसी विधेयक के संबंध में मतभेद होने की स्थिति में दोनों सदनों की
संयुक्त बैठक का प्रावधान था। गवर्नर जनरल को यह शक्ति प्राप्त थी कि वह संघीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है, संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम 6 न्यायाधीश होते थे। सेकेंड स्टेटमेंट है, संघीय न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय था जिसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त थी। इसका ऑप्शन आंसर केवल एक सही है, तो ए हो जाएगा। उन्नीस सौ 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय के संबंध में कथन एक सही नहीं, इसमें पूछा है कि सही नहीं है, तो ये संघीय न्यायालय ये सही नहीं है, सेकेंड ऑप्शन सही। व्याख्या देखते हैं इसका। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय के संबंध में कथन एक सही नहीं है, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिक से अधिक 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। संघीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा होती थी तथा वे 65 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करते थे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडलों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, इस अधिनियम द्वारा 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था वाले प्रांत बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा मद्रास थे। द्विसदनीय विधानमंडल में उच्च सदन विधानसभा थी। द्विसदनीय विधानमंडल में निम्न सदन राज्य परिषद थी। इसका आंसर सही पूछ रहा है, कथन सही है, तो हो जाएगा ए। इस अधिनियम द्वारा 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। ये सभी गलत है। व्याख्या देखते हैं इसका। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडलों की स्थापना के संदर्भ में कथन ए सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 6 प्रांतों में जैसे कि बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, बम्बई एवं मद्रास में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त 5 प्रांतों में एक सदनीय विधानमंडलों की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त 5 प्रांतों में एक सदनीय विधानमंडलों की स्थापना की गई। विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहते थे और निम्न सदन को विधान सभा कहा जाता था। विधान परिषद एवं विधान सभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग प्रांतों में भिन्न भिन्न थी। विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, किंतु विधान परिषद में यह व्यवस्था जारी रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट मिशन द्वारा मई 1946 में प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन, भारत में एक संघीय शासन की स्थापना, किसी भी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक प्रश्न पर विधानमंडल का निर्णय उसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले उस संप्रदाय के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से होना चाहिए। इस संघ की एक कार्यपालिका तथा विधायिका होनी चाहिए।
जिसमें प्रांतों तथा देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संघीय सरकार का क्षेत्राधिकार वैदेशिक संबंध, प्रतिरक्षा तथा संचार व्यवस्था तक सीमित होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। व्याख्या है, ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मई 1946 में प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में कथन बी सही नहीं है, क्योंकि इसमें यह प्रावधान था कि किसी भी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक प्रश्न पर विधानमंडल का निर्णय उसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले उस संप्रदाय के कुल सदस्यों के बहुमत से होना चाहिए, न कि 2/3 बहुमत से। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट मिशन ने भारत के सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श करने के पश्चात 16 मई 1946 को एक योजना दीर्घकालिक समझौते हेतु प्रस्तुत की गई, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। मंत्रिमंडलीय योजना के प्रस्ताव के अन्य प्रावधान थे संघीय शासन की व्यवस्था, केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतीय स्वायत्तता तथा संघीय न्यायालय की स्थापना आदि। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न कथन व कारण को पढ़िए, नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में है, ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा एक अंतरिम सरकार की स्थापना की परिकल्पना की गई। और कारण आर है, संविधान की निर्माण विधि में प्रशासन संचालन हेतु अंतरिम सरकार की स्थापना की परिकल्पना की गई थी, जिसमें सभी पद भारतीयों को दिए जाने की व्यवस्था थी। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों कथन सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति ने 16 जून 1946 को अल्पकालिक योजना के अंतर्गत एक अंतरिम सरकार के गठन से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए थे। अंतरिम सरकार का कार्य संविधान के निर्माण विधि में शासन को संचालित करना था। अंतरिम सरकार में सभी पदों भारतीयों को दिए जाने का प्रावधान किया गया था और ब्रिटिश सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि अंतरिम सरकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उसमें वह सहयोग प्रदान करेगा। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार अंतरिम सरकार में किनके प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना था, तो कांग्रेस, सिख, मुस्लिम लीग, पारसी समुदाय, भारतीय ईसाई। इसका आंसर हो जाएगा सभी। इन सभी को शामिल करना था। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार अंतरिम सरकार में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय ईसाई, सिख तथा पारसी समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने का प्रावधान था। अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्यों को शामिल किए जाने की व्यवस्था की गई थी। इन 14 सदस्यों में से 6 सदस्य कांग्रेस के थे, 5 मुस्लिम लीग के, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख और 1 पारसी समुदाय के प्रतिनिधि थे। तो अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य शामिल किए जाने की व्यवस्था थी। इनमें से 14 सदस्य में से 6 जो है कांग्रेस के, 5 मुस्लिम, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख और 1 पारसी समुदाय के प्रतिनिधि थे। माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के विभाजन की फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत के विभाजन की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत विवादग्रस्त 4 प्रांतों असम, बंगाल, पंजाब तथा उड़ीसा का विभाजन किए जाने का प्रावधान था। असम के सिलहट क्षेत्र में विभाजन का निर्णय जनमत द्वारा किया जाना था। आंसर ये कह रहा है कि कौन से कथन सही नहीं है, तो इसमें से केवल एक है जो सही नहीं है। देखते हैं व्याख्या में
माउंटबेटन योजना के संबंध में केवल एक कथन अर्थात दो सही नहीं है, क्योंकि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत 4 प्रांतों में नहीं बल्कि 3 प्रांतों जैसे कि असम, बंगाल तथा पंजाब का विभाजन किए जाने का प्रावधान था। इसलिए कथन दो सही है, बाकी सभी सही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना करना था। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल होने की छूट दी गई थी। जनजातीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण बरकरार रखा गया। भारत या पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों को कॉमनवेल्थ से अलग होने की छूट प्राप्त थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या पूछा है? तो शामिल नहीं था। 1947 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? तो भारत पाकिस्तान को तो अलग होना ही था। देशी रियासतों, ये भी सही है। केवल 3 यानी कि जनजातीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण बरकरार रखा गया, ये सही नहीं है, ये शामिल उसमें नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्रावधान 3 शामिल नहीं था, क्योंकि इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों से ब्रिटिश शासन का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था। जो भी संधियां अथवा समझौते ब्रिटिश सरकार तथा जनजातियों के बीच अधिनियम लागू होने के दिन विद्यमान थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया। 1949 में अंगीकृत भारतीय संविधान मुख्यतः किस अधिनियम से प्रभावित था? तो ये हो जाएगा 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। 1949 में अंगीकृत भारतीय संविधान मुख्यतः किस अधिनियम से प्रभावित था? तो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से। व्याख्या है, 1949 के अंगीकृत भारतीय संविधान मुख्यतः 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से प्रभावित था। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव पड़ी। दोस्तों, ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, जो कि संवैधानिक विकास था। अरिहंत बुक का एनसीईआरटी नोट्स है क्वालिटी। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।